हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट चैप्टर, और वो है आपका रूरल डेवलपमेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन उसके बाद हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एलपीजी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज जाइए और उसको जरूर एक बार एक रिवीजन ले लीजिए, इससे आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के अंदर। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपका रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही जल्दी मैं चीजों को खत्म करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें आप लोग को कवर हो जाएगी और एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो बच्चों आते हैं सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर में हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर अप करना है, सबसे पहले हम वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस क्या है रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल क्रेडिट क्या होता है। अच्छा, रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट यानी कि गांव के अंदर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो फार्मर्स उनको पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, कुछ प्रशंसा भी करेंगे हम लोग। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात कर लेंगे यहाँ पर। तो बच्चों ये जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इन टॉपिक्स में। सबसे पहले आगे चलते हैं हम लोग, और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर में हम सारे के सारे वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक्स है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आप लोगों को जो आगे के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसको समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या है? तो रूरल का मतलब होता है बच्चों ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो क्या लिखा है, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जो विकास है, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 5 महीने आपने डेवलपमेंट का काम किया आपकी गवर्नमेंट ने, एंड उसके बाद हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, नहीं। ये एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। साथ ही साथ कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, इतना चीजें जल्दी जितना हम इजी सोचेंगे उतना जल्दी वो होगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, है ना, रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। सोशियो इकोनॉमिक, समाज से रिलेटेड चीजों को इसमें कंसिडर किया जाएगा। अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि इनका मेन मकसद क्या है, ठीक है, ताकि हम गांव के अंदर में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर में जो लोग रह रहे हैं उनके हर एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके। यानी कि अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, वो सारे के सारे पहलुओं पे ध्यान देंगे जिससे उनका जो लाइफ है वो काफी ज्यादा बेहतर हो पाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बता दो एक बार, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इज अ continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों अपने बिजनेस के अंदर में, मतलब कि जो भी चीज आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर में कुछ बदलाव लेकर आओ। ठीक है, तो व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, देखो अगर आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म जाना है, अगर आपको फ्यूचर में क्या करना है, लॉन्ग टर्म जाना है, तो आपको अपने जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो भी आप जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आईफोन जो है वो क्यों 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो धीरे धीरे क्यों उसके अंदर में चेंजेस करता रहता है, उसके पीछे का कारण यही है, अगर वो चेंजेस नहीं करेगा तो फिर वो कंपनी जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगी, है ना। तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर रूरल पीपल्स। जो गांव के अंदर में जो लोग हैं उनको अपने खेती बाड़ी के अंदर में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, टू जनरेट सप्लीमेंट्री गेनफुल इनकम।
ठीक है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, ताकि उनको अलग से रोजगार भी मिले और कुछ एक्स्ट्रा पैसे और एक्स्ट्रा इनकम मिले, जिससे वो क्या करे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसका ब्राइटनेस बच्चों कम कर देता हूं। चलो, थर्ड, व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग? कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए क्या लिखा है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स। ये क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत सारे फार्मर्स हो जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है, बाय द फार्मर्स टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली। यानी कि जो फार्मर्स है, जो भी उन्होंने खेती बाड़ी में उगाया है, ठीक है, उसके लिए वो एक सोसाइटी बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, और सब क्या करेंगे, कलेक्टिवली उस आउटपुट को वो मार्केट के अंदर में सेल करेंगे। जब एक साथ मिलकर जब सेल किया जाता है तो उनको अच्छा प्राइस मिल जाता है। ठीक है, यहां पर कंपटीशन नहीं होता। उस कंडीशन में क्या हुआ कि टू सेल देयर आउटपुट कलेक्टिवली एंड टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए कोऑपरेटिव मार्केटिंग का। तब आता है व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? एग्जाम के अंदर में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर डेट इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों एग्जाम के अंदर में ये क्या था, इधर उधर वर्ड्स आए थे, ये जो प्रोसेस है उसको आपको रीअरेंज करके लिखना था इन अ प्रॉपर फॉर्म। तो सबसे पहले आता है असेंबलिंग, फिर आता है स्टोरेज, थर्ड आता है आपका क्या चीज, प्रोसेसिंग, फोर्थ आता है ट्रांसपोर्टेशन, फाइव आता है पैकिंग एंड सिक्स आता है ग्रेडिंग एंड सेवन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज? ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में दो चीजें हैं। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आप गेहूं यानी कि वीट, चावल यानी कि राइस, अगर आप इसकी खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर आप, तो आप क्या करो, इसको आप डाइवर्सिफाई करके आप कैश क्रॉप में चले जाओ, यानी कि पल्स हो गया, साथ ही साथ कॉटन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, जूट हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके, आपने क्या किया, अपने क्रॉप के जो जो भी आप प्रोडक्शन करते हो उसके अंदर में आपने कुछ चेंजेस लेकर आए, बदलाव लेकर आए। ठीक है, और कैश क्रॉप की तरफ आप मूव कर गए। सेकेंड क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ वर्क प्लेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर। यानी कि और साथ ही साथ क्या कर रहे हो, अगर आप खेती बाड़ी ही करना चाहते हो तो आपने क्या किया, एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर में आपने डाइवर्सिफाई, बदलाव किए। और साथ ही साथ अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं रहना है तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है आप प्राइमरी सेक्टर से आप सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई रूरल क्रेडिट ऑन बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पे हमें रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। तो रूरल क्रेडिट क्या होता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रूरल क्रेडिट यहाँ पे तीन टाइम का होता है। एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, एक मीडियम टर्म क्रेडिट होता है, और एक बच्चों लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है बच्चों 15 से 20 साल के लिए होता है। ठीक है, और जो मीडियम टर्म है ये 5 से 10 कह सकते हो, और ये लेस देन 5 होता है आपका 3 साल के लिए, जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, अगर आपको भारी जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? उसके बाद है व्हाट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन रूरल फाइनेंसिंग। बच्चों कॉमर्शियल बैंक का जो एपेक्स बैंक है वो कौन है हमारे देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप सीबीआई मत कह देना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ठीक है, व्हाट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट, तो गांवों के अंदर में गांव के डेवलपमेंट को लेकर, गांव के अंदर में किसानों को, कौन से किसानों को कितना रुपया मिलना है, इस चीज को लेकर क्या है, एक बैंक है एपेक्स बैंक, जिसको बोलते हैं नाबार्ड। नाबार्ड यानी कि NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये गांव के सारे मॉनेटरी पॉलिसीज को ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है, यानी कि वो अपेक्स बैंक है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। नेम 3 इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो बताओ, गांव के अंदर में पहले के टाइम में जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, और लोन लेते थे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों से, रिलेटिव से। ठीक है, तो उस कंडीशन में दे हैव टू पे हेवी इंटरेस्ट ऑन द लोन। इन दैट सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बारे में बताना है जिसको अधिकार प्राप्त है क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहला है आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सारे फार्मर्स आपस में ग्रुप बना लिए और सभी ने क्या किया, पेमेंट करना स्टार्ट किया, जैसे हम लोग एक कमेटी बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं हम लोग। सेकंड है आपका कॉमर्शियल बैंक, आपको पता है, और रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक। जो आपके दादाजी होंगे ना, तो उनका जो खाता होगा वो ग्रामीण बैंक में होगा। ठीक है, तो ये 3 इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। और अगर आप यहां से पैसे अगर आप क्रेडिट पे लेते हो तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो रेट पे होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सेल इन विच फार्मर्स आर फोर्स्ड, फार्मर को ये दबाव डाला जाता है टू सेल द सरप्लस प्रोडक्ट, ठीक है, टू द मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसानों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया है उसको आप, जिससे आपने पैसा उधार लिया है, जो बड़े ट्रेडर्स है उनको आप कम रेट पर क्या करो, बेच दो। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? अब बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी बना रखा है, थोड़ा सा जल्दी हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट सस्टेन द हेल्थ ऑफ सोइल। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती बाड़ी करते हो तो आपकी मिट्टी की जो यील्डिंग कैपेसिटी है, जो उर्वरक क्षमता है, वो क्या हो जाती है, बरकरार रहती है फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर। इकोसिस्टम एंड पीपल, इट relies on a ecological process, biodiversity and cyclic adaptation to a local conditions rather than the use of input with adverse effect। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में जितनी भी खेती हो जाती है वो सारे के सारे ट्रेडिशनल वे में होता है, और यहाँ पर इकोलॉजिकल और लोकल कंडीशंस को देखते हुए किया जाता है। यानी कि अगर अगर आप इस समय का देखो तो इस समय आपको जो मार्केट के अंदर में जो सब्जियां मिल रही हैं, अब आपने देखा आलू, आलू क्या होता है, आपको पूरे साल आपको आलू मिलता है ना, लेकिन उसको उगाने का जो जो है कोई ना कोई एक मंथ होगा, ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। गर्मियों में आम मिल रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अगर आपको ठंड में भी आम मिलने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उन्होंने क्या किया, उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, लोकल कंडीशन को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और उन्होंने मॉडर्न वे में क्या किया, आम को बनाया जो 12 महीने मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सीजनली मिलेगा, जो सीजन में जिस चीज की वो की जाती है, आपकी खेती बाड़ी की जाती है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, और अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आप वहां पे इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह इन सब चीजों का बिल्कुल यूज नहीं करोगे, है ना। व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इज अ क्रेडिट स्कीम एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ये एक ग्रुप है जो माइक्रो फाइनेंस है, जो इसको तो खैर अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, और जरा उसके बारे में बताता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? द सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन सेटअप, इसको सेटअप किया गया था टू प्रमोट थ्रिफ्ट इन ए स्मॉल प्रोपर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। यहां पर भी बच्चों एक क्या है, ग्रुप बनाया जाता है। हर एक फार्मर्स जो होते हैं, और हर एक फार्मर क्या करते हैं, एक छोटा छोटा अमाउंट का कंट्रीब्यूशन उसमें डालते रहते हैं। जिस फार्मर को जरूरत है उस फार्मर को वो पे कर देते हैं, और वो जो फार्मर है वो क्या करेगा, स्मॉल इंस्टॉलमेंट में फिर से वो क्या करेगा, रीपे करेगा, जहां पर उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, और वो हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने से वो बच जाता है। उसी को बोला जाता है क्या चीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशन फ्लड? बच्चों इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड इज अ सिस्टम इन विच ऑल द फार्मर, जितने भी किसान है गांव के अंदर में, कैन पूल द मिल्क, वो मिल्क को इकट्ठा करते हैं,
प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेडिंग, यानी कि क्वालिटी को देखते हुए क्या करते हैं वो मिल्क जो है उसको कलेक्ट करते हैं, जिसका फैट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी और उसका रेट उतना भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, एक मीटर होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोमीटर, जिससे हम क्या करते हैं जो मिल्क है उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। प्रोसेस एंड मार्केटेड टू द अर्बन सेंटर्स, और जितने भी शहरी क्षेत्रों में क्या करते हैं उसको पहुंचा दिया जाता है, उसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, आगे है गिव एनी वन लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की कमियां बता दो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की कमी यही है कि बहुत बहुत स्लो इसका वो होता है। यील्डिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन द मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग के अंदर में अगर आप इनपुट्स यूज करते हो, फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, तो जो मॉडर्न फार्मिंग से जो यील्डिंग है, यानी कि अगर आप 10 केजी अगर आप मॉडर्न फार्मिंग में उगा पा रहे हो तो 2 केजी ही आप क्या कर पाओगे, किसमें उगा पाओगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर यील्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा लो है। वाई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। अब एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स जो किसान है उसके हित को ध्यान में रखते हुए एमएसपी की पॉलिसी लेकर आई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर मार्केट के अंदर में अगर उनका गुड्स नहीं बिकता है तो एक सर्टेन प्राइस पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको खरीद लेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डू पीपल सीक एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म सेक्टर। ऐसा क्या कारण है कि लोग अब जो है रोजगार को ढूंढ रहे हैं एग्रीकल्चर से हटकर दूसरे सेक्टर्स के अंदर में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी के अंदर में जो हमारा इंडिया है वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर में 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 5 वर्कर्स मिलकर अगर 100 केजी अगर ये व्हीट उगा रहे हैं, अगर मैंने इसमें से 2 वर्कर्स निकाल दिए तो भी मेरा प्रोडक्शन कितना है, 100 केजी है। इसका मतलब ये जो 2 बंदे जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे ये ओवर क्राउडेड कहलाएंगे, जिसको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको छिपी बेरोजगारी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आगे चलते हैं। What is the share of total fish production in the total GDP in the year 2005-6? बहुत पुराना डेटा है, 1.4% था। स्टेट वन एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक एडवांटेज फायदा बताना है। इट रिजल्ट्स इन चीप एग्रीकल्चरल इनपुट्स, यानी कि इसके अंदर में जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स लगते हैं खेती बाड़ी करने में वो बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारे जो सोइल है उसकी यील्डिंग कैपेसिटी को ये क्या करता है, बरकरार रखता है, सस्टेन करता है, लंबे समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं। Why is the period of 1991 to 2003 is known as a period of golden revolution? ठीक है, तो golden revolution कहने का मतलब क्या हुआ, the period of 1991 to 2003 is known as a golden revolution। ऐसा क्यों कहा, because during this period the planned investment in the horticulture become highly productive and the sector emerged as a sustainable लाइवलीहुड ऑप्शन। तो 1991 टू 2003 में क्या हुआ कि अब जो है जो किसान थे वो सिर्फ गेहूं चावल और दाल पे ही डिपेंडेंट नहीं थे, अब उन्होंने क्या किया, हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट होने लगे। फूल हो गया, फूलों की खेती हो गई आपकी, साथ ही साथ आपका सब्जियों की खेती हो गई। उसके अंदर में इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और इसके अंदर में अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the main function of cooperative marketing societies? मेन फंक्शन क्या है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का? द मेन फंक्शन इज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करना। आपको पता है असेंबलिंग वाला जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, असेंबलिंग हो गया, प्रोसेस हो गया, स्टोरेज हो गया, उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट की बात हो जाए। तो यहां तक तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे के सारे। इसी क्वेश्चंस को अब 3 मार्क्स में क्या कर दिया गया, पुट अप कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आपको लिखना है। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट इज वही फिर से कॉन्टिन्यूअस एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इट एम्स एट इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस
ऑफ द पीपल्स लिविंग इन विलेजेस। इसका मतलब यह हुआ कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि गांव में रहने वाले जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों को बेहतर करना ही रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ठीक है। थर्ड क्या है आपका? द रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रिफॉर्म्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस इन इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट। और आपको वो सारे के सारे काम करने हैं, एक्टिविटीज करने हैं जिससे गांव के अंदर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार आए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों रूरल क्रेडिट। अब ये रूरल क्रेडिट क्या होता है? तो बच्चों रूरल क्रेडिट का मतलब होता है मीन्स प्रोविजन ऑफ लोन स्पेशली इन प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। रूरल क्रेडिट का मतलब होता है कि गांव के अंदर में जो किसान हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको आप क्रेडिट फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करो जिसका यूज करके वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करे और अच्छा मतलब प्रोडक्शन करे, और साथ ही साथ जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है वो अदर सेक्टर में है तो वहां पर वो क्या करे, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सेकेंड, credit facility in the rural areas have contributed a large increase in the agricultural production। अगर गांव के अंदर में किसानों को लोन मिलता है, किसानों के पास पैसा होगा तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ एंड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, रोजगार भी बढ़ेगा इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। थर्ड, the loan have provided in rural areas to the uh, to frame in order to purchase machines, agricultural implements etc। यानी कि उस लोन का जो यूज करके जो फार्मर्स है वो मशीन इक्विपमेंट्स वगैरह भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है। The government had also provided loan to terms loans which can be repayable in 15 to 20 years। यानी कि जो लॉन्ग टर्म है लोन है, गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है कि आप इस लोन को 15 से 20 साल के अंदर में क्या कर सकते हो, रीपेमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो गांव के अंदर में जो किसान है उनको उनके रिचुअल्स यानी कि कस्टम्स को फॉलो करने के लिए, उनको सेरेमनीज मनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको प्रॉपर्ली लोन देती है। तो ये आपका हो गया रूरल क्रेडिट के अंदर में हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। ठीक है। आगे आगे आते हैं। सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, दो सोर्स है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आप लोन कहां से ले रहे हो? आप लोन ले रहे हो फ्रॉम द लेंडर्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमिश्नर्स, एजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। और ये सब के जितने भी मैंने नाम लिए हैं सारे के सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल है। आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और इंस्टीट्यूशनल के अंदर में आगे जिसको लाइसेंस प्राप्त है, जिसको अथॉरिटी प्राप्त है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाय द नाबार्ड। ठीक है। तो वही हो गया आपका क्या क्या, गवर्नमेंट, नेशनल बैंक, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जो हो गया, नाबार्ड, एंड साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स में रखा गया है। आई होप यहां तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। इसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 आप लोग कर लीजिए, देन उसके बाद हम पार्ट 2 में इसके आगे के पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।